नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत नहीं मिली। आज मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, रह चुके हैं, उन्होंने एक याचिका दायर करी थी। दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ था सीबीआई के अगेंस्ट, उसमें जमानत अर्जी लगाई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी। मनीष सिसोदिया के वकीलों ने आज बहुत दलीलें दी कि मनीष सिसोदिया खुद बीमार रहते हैं, उनकी मिसेज बीमार हैं, उनके जो बच्चे हैं वो विदेश में, आप गौर करिएगा, विदेश में रहते हैं, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, जिसको अरविंद केजरीवाल दिल्ली का, पूरे देश का, पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री बताते हैं। उनका पुत्र विदेश में पढ़ रहा है, उन्हें हिंदुस्तान में कोई स्कूल नहीं मिला, कोई कॉलेज नहीं मिला, कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिली जो वो यहाँ पर पढ़ सकें। ऐसे शिक्षा मंत्री, ऐसे आबकारी मंत्री को आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत नहीं दी। मनीष सिसोदिया के वकील ने मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा कि मनीष सिसोदिया की हालत भी अभी सही नहीं है, लिहाजा इनको जमानत दी जाए। इनकी मिसेज का कोई देखभाल करने वाला नहीं है और इनका पुत्र यहाँ नहीं रहता है, तो उनकी मिसेज की देखभाल कौन करेगा। इस आधार पे मनीष सिसोदिया के वकीलों ने आज उनकी जमानत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट से दरखास्त की कि इनको जमानत तुरंत दे दी जाए। उधर सीबीआई के वकीलों ने जब ये बोलना शुरू करा कि ये पब्लिक सर्वेंट तो रहे हैं और ये एक घोटालेबाज हैं, अगर कोर्ट इनको जमानत देती है तो ये पहले ही सबूतों को नष्ट कर चुके हैं। जो सबूत अभी बचे हुए हैं या जो गवाह इनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं या दे चुके हैं, ये उनको गुमराह कर सकते हैं, उन पे प्रेशर डाल सकते हैं और सबूतों को नष्ट कर सकते हैं। अब आप दर्शकों ये बताइए कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री या आबकारी मंत्री, जब गुजरात चुनाव हो रहे थे, गोवा में चुनाव हो रहे थे, हिमाचल में चुनाव हो रहे थे, उत्तराखंड में चुनाव हो रहे थे, तो इनकी मिसेज की देखरेख कौन कर रहा था? जब ये जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे थे, कई कई दिन बाहर रहते थे, तो इनकी मिसेज की देखभाल कौन कर रहा था? और इनके आका जो अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, मनीष सिसोदिया तो कोर्ट से जमानत मांग रहे हैं, उधर इनके आका ने इनको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, इनका आवास भी खाली करा लिया और ये दलील दे रहे हैं कोर्ट में कि इनकी मिसेज की तबीयत खराब रहती है। पहले अरविंद केजरीवाल जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे, इनके घर गए थे और ये कह रहे थे कि हम इनके परिवार का ख्याल रखेंगे, और उन्होंने इनके परिवार का ख्याल रखते हुए मकान जो दिल्ली सरकार की तरफ से अलॉट था वो खाली करवा लिया है। ये इनके आका ने इनका ख्याल रखा है। अब दर्शकों, ये सोचना तो आपका विषय है कि ये नौटंकीबाज लोग, कट्टर ईमानदार लोग कहां तक जा सकते हैं। जब सीबीआई के वकील ये दलील दे रहे थे कि मनीष सिसोदिया साहब ने कई फोन बदले और कई सिम कार्ड का इन्होंने इस्तेमाल किया, तो मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि फोन बदलना तो इत्तेफाक है। अब जिस तारीख को 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं,
उसके 1 घंटे बाद ही मनीष सिसोदिया ने अपना फोन बदल लिया था और उससे पहले 13 से 14 फोन बदल चुके थे, जो सीबीआई जांच के दौरान सबूत प्राप्त कर चुकी है। तो अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया को झटका दिया है और अब इनकी सुनवाई शुक्रवार को होगी, जिसमें यह फैसला होगा कि इनको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर सीबीआई कोर्ट से इनको जमानत मिल भी जाती है तो ईडी का शिकंजा, ये अभी ईडी की कस्टडी में है और ईडी के इतने पावरफुल लॉ हैं कि इनका बचना नामुमकिन है। और अभी एनआईए की भी जांच इन पर होनी है, जो सीबीआई ने केस दर्ज किया है जासूसी का। अब आप देखिए कि ये कट्टर ईमानदार लोग किस किस तरह के काम दिल्ली सरकार में कर रहे थे। सीबीआई के वकील ने कहा, जिस कंपनी को, जिस शराब कंपनी को इन्होंने कारोबार दिया है कार्य करने के लिए, वो तो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है और उसमें 65% की भागीदारी के कविता की है, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री की पुत्री हैं, वो भी इसमें नामजद हैं। आज ईडी उनसे पूछताछ कर रही है तीसरी बार। जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो वो सरकारी टेंडर या सरकारी काम कैसे कर सकती है, ये तो जवाब अब इन नौटंकीबाजों को देना पड़ेगा। भाई वकील का काम है बहस करना। और एक बात दर्शकों, जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं वो सरकारी खजाने से इनका केस लड़ रहे हैं। ये आप लोग तय करिए, एक घोटालेबाज मंत्री अगर पकड़ा जाता है, उसकी जांच हो रही होती है, तो क्या सरकार को इनके लिए वकील करके देना चाहिए? लेकिन करोड़ों रुपया वकीलों को भुगतान किया जा रहा है। उधर आज अरविंद केजरीवाल की नौटंकी जारी रही। दिल्ली विधानसभा में आज बजट सत्र का दिन था, बजट पेश होना था, तो उन्होंने आज बजट पेश ना करते हुए कल के लिए बजट की घोषणा की। उन्होंने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने फाइल दबा के रख ली थी, हमें फाइल नहीं दी थी जो उन्होंने प्रस्ताव बनाकर भेजा था, इसलिए आज हम बजट पेश नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ उपराज्यपाल ने आपत्ति तो नहीं लगाई थी, ये लिखा था कि जो आप 600 करोड़ रुपए विज्ञापन का खर्चा इसमें दिखा रहे हैं ये गलत है, अगर आप इसे कम कर सके तो उचित रहेगा। लेकिन और ये फाइल 17 तारीख को ही उपराज्यपाल ने और गृह मंत्रालय ने पास करके अरविंद केजरीवाल के पास भेज दी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल कल तक ये कहते रहे कि गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल ने हमारी बजट की फाइल दबा ली है, हमें बजट पेश करने नहीं दिया जा रहा है। और आज उन्होंने ये आरोप लगाया जब गृह मंत्रालय से और उपराज्यपाल के ऑफिस से ये सूचना दी गई, सार्वजनिक करी गई कि 17 तारीख को ही फाइल दिल्ली सचिवालय में जा चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी नौटंकी बदलते हुए ये कहना शुरू कर दिया कि फाइल प्रमुख सचिव ने दबा ली है और हमें कल रात फाइल मिली है। तो पहले गृह मंत्रालय पर आरोप, नरेंद्र मोदी पे आरोप, उपराज्यपाल पे आरोप, और जब उन्होंने गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल ने यह सार्वजनिक किया कि 17 तारीख को ही फाइल दी जा चुकी है, तो इन्होंने प्रमुख सचिव को उसमें आरोपी बना दिया। और दिल्ली विधानसभा में आज उन्होंने गजब का भाषण भी दिया। उन्होंने ये बात कही कि इस जन्म में नरेंद्र मोदी दिल्ली नहीं जीत पाएंगे। नरेंद्र मोदी तो जो अपना चुनाव लोकसभा का लड़ते हैं, जो आम चुनाव होते हैं, जो अब 2024 में भी होंगे,
2014 और 2019 में सातों की सातों लोकसभा सीट आपकी सरकार होते हुए जीते हैं। और ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कभी दिल्ली नहीं जीत सकते, इस जन्म में तो नहीं जीत सकते। और ये कल एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि दिल्ली की जनता ने हमें इतना प्यार दिया है कि 4 चुनाव जितवाए हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि 2 लोकसभा चुनाव में इन्हें करारी हार भी मिली है। ये अपना गुणगान करते हैं, दूसरों को आरोपी बनाते हैं। यह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक, चालाक और नौटंकीबाज है। ये कब क्या कहेगा इसका आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी से अपनी तुलना करना, ये कहना कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर फाइल दबा ली गई बजट की, भला नरेंद्र मोदी तुम्हारे इसी काम के लिए बैठे हैं क्या? तो दर्शकों, आपको ये चीजें सोचनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, ऐसे नेताओं से सावधान रहना पड़ेगा। ये लोग सिर्फ फ्री 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 करके सत्ता में आ सकते हैं। और जो बजट कल पेश होने वाला है उसमें 600 करोड़ रुपए के विज्ञापन का प्रावधान किया गया है 1 साल के लिए, कि दिल्ली सरकार 600 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च करेगी। 1 साल का बजट 12 माह यानी कि 50 करोड़ रुपए प्रति माह विज्ञापन पर खर्च करेगी। अरे आप लोग इतना ही काम करने वाले हैं और ये आरोप लगाते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, तो आप प्रचार किस चीज का करोगे? क्योंकि आपको उसमें भी कमीशन खानी है। 50 करोड़ रुपए 1 महीने में विज्ञापन पर खर्च करना, और दिल्ली सरकार एक छोटी सरकार जो उसे पूर्ण राज्य का भी दर्जा नहीं है, तो बताइए ऐसे नौटंकीबाज विज्ञापनों के माध्यम में भी घोटाला कर रहे हैं। मैं तो उपराज्यपाल से भी ये अपील करूंगा कि इनकी हर चीज की जांच करानी चाहिए। 50 करोड़ रुपए अगर गरीबों के लिए खर्च किए जाएं 1 माह में, तो 1 साल में 600 करोड़ रुपए से दिल्ली की कुछ तो तस्वीर बदलेगी। लेकिन इन्हें विज्ञापनों पे खर्च करना है। पंजाब सरकार का विज्ञापन गुजरात में इन्होंने चला रखा था, तो जब ये मसला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई और 100 कुछ करोड़ रुपए इन्हें आदेश करे कि सरकारी खजाने में पार्टी जमा करेगी। पंजाब कितनी दूर है गुजरात से, वहां का प्रचार ये चुनाव जीतने के लिए गुजरात में कर रहे थे। ये इस तरह के लोग हैं। अब इसीलिए इन्होंने ये प्रावधान किया बजट में कि कल को अगर कोई घोटाला हम करते हैं तो पकड़े ना जाएं, पहले ही प्रावधान कर दिया। अगर उपराज्यपाल ने उसमें सिर्फ इतना ही लिखा कि आप देख लीजिए अगर ये कम हो सकता हो तो, लेकिन इन्होंने इसको ही मुद्दा बना लिया और आज दिल्ली विधानसभा में बहुत जोर जोर से नरेंद्र मोदी को कोसने लगे। क्योंकि दिल्ली की कार्यवाही विधानसभा की लाइव आती है कुछ चैनलों पे, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये भ्रष्ट लोग विज्ञापन के माध्यम से भी भ्रष्टाचार करने में पीछे नहीं हैं। इनके पास अपना तो कोई विभाग है नहीं, बिना पोर्टफोलियो के ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो लिहाजा मैं आप लोगों से, दर्शकों से ये अपील करूंगा कि आप फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्कर में ना पड़ें। ऐसे लोगों को समझिए, ये देश को कब बेच देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज के विचार मेरे आपको पसंद आए हों तो वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, कंटेंट को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।